गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसे हैं। पहला प्रश्न है आज का, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथ साथ ये भी बता दीजिए कि 2 अक्टूबर को कौन से महापुरुष का जन्म है। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? राइट आंसर परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर कालिदास। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर यूरिन गागरिन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भारतीय पूछेगा तो भारतीय लिख के देगा, लेकिन अगर भारतीय नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है? विश्व में पूछ रहा है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? राइट आंसर है आर्यभट्ट और चंद्र। नहीं, रॉन्ग आंसर है 1918। 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट। ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में है। क्या भैया आप भी। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आंसर को गलत दिया गया है। राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। इसको साफ से लिख देते हैं, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव है। गलत लिखा गया है वान की मून। पहले हो सकते हैं, इससे पहले, यानी एंटोनियो गुटेरेस के पहले के कार्यकाल इनका हो सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 8 मार्च। चलिए अगले प्रश्न पे। कुछ काम का है? नहीं है? बिल्कुल आपके काम का है, और ऐसे प्रश्न सैनिक स्कूल में आपको कहीं ना कहीं देखने को अवश्य ही मिलेंगे। चले तो अगला प्रश्न आपके लिए, घेघा रोग किस कमी से होता है? घेघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन प्रवाहित करती है? इंसुलिन कौन सी ग्रंथि प्रवाहित करती है? तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय। क्या है?
अग्नाशय। अगला प्रश्न, सर ये पीछे पूछा भी गया है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर फुटबॉल। अगले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध। राइट आंसर क्या मिला आपका? हीराकुंड बांध। अब इसमें कंफ्यूजन बनता है, इसमें ये भी पूछता है ऊंचा, तो ऊंचा जब पूछे तो याद रखिएगा टिहरी बांध। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? राइट आंसर है 22। अगला प्रश्न, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा से प्रश्न पूछता है बेटा। चले इसका राइट आंसर जानते हैं, युआन। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर है हेनरी। पूरा नाम याद रखिएगा, हेनरी डुरांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, एनीमिया। एक बार बताया भी गया था, एक बच्ची का एनीमिया हुआ था जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, मनुष्का की बहन। एनीमिया में होता है कि रक्त नहीं बन पाता, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। हाँ? कहाँ डेथ हो गया? 2000 कोविड में ही ब्लड चढ़ता रहता है, बार बार ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? बनवाना शुरू किया था। दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवानी, अच्छा ठीक है, दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? किसने बनवाना शुरू किया था, होना चाहिए ना, बनवाना। यहाँ पे बनवानी नहीं, बनवानी नहीं होना चाहिए, बनवाना होना चाहिए। बनवाना शुरू किया था। राइट आंसर थी नहीं है यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या स्त्री थोड़े थी, तो यहाँ पे था होना चाहिए, गलत टाइपिंग है। दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार है और जाने माना कॉलेज से है। चले, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सभी सुने होंगे, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या है और किसने करवाया था? चलिए तो इसके राइट आंसर जानते हैं, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य। तो चलिए, बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन महापुरुष है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, कन्याकुमारी। समझ में आया? दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेक्स का मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म बताया गया था, इसरो। इसरो था दक्षेक्स। दक्षेक्स कुछ और था, प्रश्न हुआ है। हाँ। पीछे वाले प्रश्नों में कहीं ना कहीं है, पीछे से देखिएगा पता चल जाएगा। ध्यान पे नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न को हुआ होगा। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो बता दें। चलिए इसका राइट आंसर है काठमांडू, नेपाल। तो वही है दक्षेक्स। सार्क है ना, सार्क को ही कहा जाता है, इसरो नहीं है, सार्क है। सार्क, दक्षेक्स। दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, सार्क। यही पूछा जाता कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो तुरंत बता देते, लेकिन दूसरा नाम भी याद रखिएगा। इसलिए हम उस पीछे वाले प्रश्न में उसका चर्चा ही नहीं किए थे, केवल सार्क ही बताया गया था आपसे। ठीक है, ये जान लीजिएगा कि सार्क हो या दक्षेक्स हो, दोनों क्या है? एक ही है। चले, तो अब प्रश्न आती है कि सार्क तो जान गए, जिसे कहा जाता है दक्षेक्स भी जान गए, तो ये बताइए कि ये इसमें कितने देश सदस्य हैं? रॉन्ग आंसर। सदस्य देशों के नाम बताइए जो सार्क के अंदर आते हैं। 8। राइट आंसर है 8। तो बेटा ये भी बता दो कि 8 में है कौन कौन? चले तो 8 के नाम जानते हैं। पहला भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। 2 4 6 1 7 1 8 हो गया। याद रहेगा, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे चले, क्लोज कर दें हैं? चले, चलिए चले। तो प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगला प्रश्न जो है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर इसका होगा 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर km। अगला प्रश्न है, विश्व में अबरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में, देश पूछ रहा है, राजस्थान देश है तुम्हारा। राइट आंसर है भारत। तो इसका प्रश्न बता दो, अबरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चलिए जान लीजिए, माइका, MICA, माइका।
अब्रक को इंग्लिश में माइका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है स्कर्वी। तो बताइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है रिकेट। अगला प्रश्न, किस विटामिन के कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। बहुत बढ़िया। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं। इसका राइट आंसर है बाजपन। बाजपन जानते हैं? विटामिन डी के कमी से होता है। बाजपन क्या है? हाँ, विटामिन डी में आता है। कहाँ देखो, दिखाओ। हाँ, हाँ। विटामिन ई के कमी से क्या होता है? बाजपन होता है, यानी प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एक्सकॉर्बिक अम्ल। राइट आंसर है एक्सकॉर्बिक अम्ल। तो चलिए बता दीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ADEK। ADEK यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ADEK। ADEK। ADEK क्या है? घुलनशील होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, NaCl। NaCl। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम जान ले, N2O। N2O। हाँ, रासायनिक सूत्र है, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट। धावक सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? चलिए इसका राइट आंसर है तांबा और जास्ता। तांबा और जास्ता। तो चलिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है?
राइट आंसर है विटामिन डी। और आज के प्रश्न को यहीं पे क्या किया जाए, स्वाहा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले प्रश्न में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, अस्थि मज्जा, जिसे कहा जाता है बोन मैरो। इंग्लिश में कहा जाता है बोन मैरो। रेड सेल्स जो प्रोड्यूस होता है या बनता है शरीर के किस भाग में बनता है, तो वो होता है बोन मैरो में बनता है। हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 28 फरवरी। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका सिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, ROM, रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये जो होता है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, यानी रोम को कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन। सूरत में अधिवेशन किया गया था। अधिवेशन जानते क्या था? ये कांग्रेस का एक वार्षिक मीटिंग की जाती थी, जो 1930-31 में भी की गई थी, 29 में, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। और तब से क्या करने जाने लगा? स्वाधीनता दिवस को मनाया जाने लगा। और जब संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस में बदल गया। यानी कि अभी पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज के सत्ता और आज की मीडिया पूछती है कि पंडित जी ने क्या किया।
अंग्रेजों से लोहा लिए थे, उतनी हिम्मत थी। अंग्रेज पूर्ण स्वराज नहीं दे रहे थे, स्वाधीन रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अधीन रहेंगे लेकिन स्वयं के अधीन रहेंगे। पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा पूरा देश चाहिए। हमारे जो क्या कहते हैं पूर्वज इतने पागल और मंदबुद्धि थोड़े थे कि आज के जो बुद्धिमान लोग हैं पूछते हैं कि 75 साल में क्या हुआ, वो थोड़ा ये पूछ ले कि इस 11 सालों में क्या हुआ। जो आज के हमारे प्रधानमंत्री महोदय सारी चीजों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कांग्रेस का ही देन है। अगर कांग्रेस नहीं देता तो क्या बेचते? राजीव गांधी भी कांग्रेस के ही नेता थे। पूछते हैं नेहरू जी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद तक रहने वाले व्यक्ति रह चुके हैं। इंदिरा गांधी का कार्यकाल बांग्लादेश यानी पाकिस्तान बांग्लादेश को विभाजित कर दिया, बंगाल से अलग करके बंगाल बांग्लादेश एक बना दिया। ये था उनका कार्यकाल। उनके बाद राजीव गांधी का कार्यकाल आया। राजीव गांधी का भी कार्यकाल देखो कि आज नवोदय का देन, कंप्यूटर का यहाँ पे आगमन, ये कांग्रेस से लोग पूछते हैं। मनमोहन जी को देख लो, मनमोहन सरकार ऐसी सरकार थी जिससे हमारी अगर स्थिति मनमोहन जी नहीं सुधारे होते तो आज हमारी रीति व्यवस्था बिगड़ चुकी होती। और हम पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? मीडिया ने दिया। बोलने का जो पावर होता है ना, बड़ी जबरदस्त होता है। और हमारे जो विश्व स्वरूप प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास यही ऐसे वर्चुअल पावर है बोलने की। बाकी 11 सालों में क्या हुआ वो स्पष्ट दिख रहा है। तुम्हारा नोटबंदी, क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? मीडिया दिखा रही थी कि नोटबंदी में 2000 के नोटों में चिप डाला गया है। अगर ये चिप यानी कहीं पे भी ये नोट जाएगा तो चिप से पकड़ा जाएगा। 500 1000 के नोट बंद हो गए, उसमें कितने लोग तंग हुए? हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी? नहीं सुधरी। जीएसटी अभी सबसे बड़ा मुद्दा है ना। जीएसटी से किसको लाभ है? आम जनता को कोई लाभ है? कुछ ही मुद्दे हम दिखा रहे हैं। कोविड की स्थिति क्या थी? नेताओं के रैलियों के लिए सब कुछ ठीक हो जाता था, लेकिन आम जनता के लिए सब कुछ बिगड़ जाता था। आज उसी का देन है कि एजुकेशन सारा का सारा कहां जा रहा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चे जैसे नवोदय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, वहां पे सीधे एक नवोदय की एग्जांपल ले लेते हैं। नवोदय में सीधे बच्चे कह रहे हैं कि सर, पापा हमारे सर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको मोबाइल चाहिए। और गार्जियन यकीन मान ले रहे हैं, यकीन मान ले रहे हैं, आंखों से देखा हुआ बता रहे हैं बेटा, यकीन मान ले रहे हैं और बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए तो नवोदय के प्रांगण में 9th से लेकर 12th तक अगर छाट दिया जाए तो 200 से ऊपर मोबाइल मिल जाएंगे। और बाद में यही बच्चे जब बाहर निकलेंगे, गार्जियन कहेंगे या समाज कहेगा तुम नवोदय में पढ़ रहे थे ना, क्या करें? अरे तुम्हारा बचवा तो नवोदय में पढ़ रहा था, क्या कर रहा है? और वो अभिभावक दोष मारेंगे किसको? स्कूल को। स्कूल में भी फाल्टिंग है थोड़ी सी। प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जितने में मोबाइल पाए जा रहे हैं सबको पकड़ के सस्पेंडेड कर देना चाहिए। इतना तो पावर नवोदय के प्रिंसिपल के पास है। अब बात करते हैं गार्जियन की। गार्जियन अगर कह रहे हैं कि बच्चा हमारे पास मोबाइल, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, मोबाइल हमें चाहिए, तो अभिभावक के पास भी क्षमता है। एप्लीकेशन लिखे और 10 अभिभावक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे दें कि आपके ये टीचर नहीं सुनते हैं। इसके बाद भी अगर कोई टीचर अपने बच्चे को परेशान करता है, फिर एप्लीकेशन लिखे और प्रिंसिपल को ना देकर डीएम को दे।
डीएम भी नहीं सुनता है, लखनऊ रीजन दे, वो भी नहीं सुनता है दिल्ली दे। तो जानते हैं, आंखों से देख कर तकलीफ हो रहा है। महोदय गार्जियन को बुलाता है हर मंथली कि आपको आना है, लेकिन गार्जियन नहीं जाते हैं। हम लोग तो कम बेइज्जत हुई है, अब जिस कारण भी हुई हो, घर में एजुकेशन ना होने के या पैसे की समझ ना होने से, ऐसे जो भी बच्चे हैं वही यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे हम भी वही हैं। हमारे घर में एजुकेशन नहीं था, हम यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं तो बीएचयू हम भी होते और अपना सब कुछ लेकर चलते। लेकिन बल्ला है, कहा जाता है ना कि कुछ जाता है तो पछताओ मत, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। बीएचयू में अगर होते हैं तो हम सरकारी नौकरियां करके अपने परिवार को चला सकते थे, लेकिन अपने दम पे इतनी बड़ी संस्था को नहीं डेवलप कर सकते थे, और इतने बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय या विद्या ज्ञान में नहीं भेज पाते, या इतने बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट लेकर चल लेते हैं, ये भी नहीं कर पाते। तो आप बताओ, क्या बीएचयू पढ़ना सही था या यहाँ का संघर्ष लाइफ जानना सही था? लेकिन 2013 से लेकर 2016 के बीचों में जो गांव वालों ने स्थिति पैदा किया वो बड़ी ही जबरदस्त था। केवल उनका एक ही यही कहना था कि अरे तार बचवा नवोदय में पढ़ता है, अभी नौकरी नहीं मिला। यानी कि लोगों की मानसिकता हो गई क्या कि नवोदय में पढ़ने वाला बच्चा नौकरी ले लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नवोदय केवल आपको एक स्पेशल पढ़ाई देगा। अगर इस माहौल से अगर बच्चे मोबाइल का उपयोग करेंगे तो बताइए क्या नवोदय संभाल पाएगा? अगर ऐसी स्थिति रही तो 10 साल नहीं लगेगा बच्चों को बर्बाद होने में। तो हम लोग के पास भी मोबाइल है, कितना देर हम लोग पढ़ पाते हैं मोबाइल में? और वो तो टीन एज में बच्चे होते हैं, 16, 17, 18 वर्ष के बच्चे। हम लोग भी उस एज में थे। उस एज में क्या किया जाता है हॉस्टल में और क्लासों में, वो सब कुछ स्पष्ट जानते हैं। वो उस एज में क्या कर रहे होंगे ये भी स्पष्ट अभिभावक नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं। कितने अगर बच्चे अगर नवोदय में पढ़ रहे होंगे, अगर उनको अगर बात जाएगी तो उनको बुरा लगेगा कि भैया गए देखिए साहित्य मार रहे हैं क्लास में, भैया क्लास में साहित्य मार रहे हैं, और यहां पर होंगे तो वही किए होंगे। सही बात है, हम लोगों ने भी नहीं किया, लेकिन उसका मिसयूज करने का परिणाम देखो। जब हम लोग के पास मोबाइल नहीं था, छिपा और लुका के छोटी सी मोबाइल रखा जाता था, तो उस समय हम लोग क्या करते थे? पढ़ाई से ज्यादा गूगल का उपयोग करते थे। और गूगल पे उपयोग करके क्या करते थे, अब तो ये बताने वाली चीजें नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब तो अगर इतनी बड़ी मोबाइल अभिभावक बच्चों को दे दिया है, तो मोबाइल में केवल क्या पॉजिटिव चीज ही आती है, नेगेटिव चीज नहीं आती है। मोबाइल को खोलो, देखो इसके बाद क्या क्या नहीं देख सकते हैं। क्या तुम मोबाइल में जानना चाहते हो, क्या वो मोबाइल में नहीं दिखाएगा? तो जिज्ञासा बढ़ जाती है टीन एज में। जब बच्चे 9, 10, 11, 12 में जाते हैं ना, तो जिज्ञासा बनती है, पॉजिटिव तरफ नहीं, नेगेटिव की तरफ। अब जैसे ही नेगेटिव की तरफ जिज्ञासा जाती है तो बचवा कहां जाएगा? अब इसकी तो खाई कहां जा रही है, ये नवोदय में समझ जाओ। ये है राजीव गांधी की सोच। कहने वाले को सोचना चाहिए कि 75 सालों में क्या हुआ। 75 साल का कर्जा था 53 लाख करोड़, और 11 सालों में हो गया 1,73,00,000 करोड़। कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या चीजें बदल गई हैं? भारत वैसा ही था और आज भी वैसा है। एक चीज बदल गई है, लोगों की सोच। और पूरा देश हमारा कहां चला गया है? भक्ति के तरफ, आस्था के तरफ। आस्था से याद आ, अभी हमारा जो प्रयागराज का नदी है ना, और ज्यादा प्रदूषित हो गई है।